Today we will see psychiatric terminology. What is psychiatric terminology? So what is terminology in simple words? Terminology are the words which describe different kind of symptoms. In clinical sector अगर देखा जाए तो तरह तरह के जो लक्षण होते हैं, जो symptoms होते हैं, वो दर्शाते हैं terminologies के दौरान. जैसे समझो हमको frequently टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो उसको हम बोल देंगे डायरिया हुआ है. वाटर स्टूल आ रहा है तो उसको बोल देंगे डायरिया हुआ. अगर सर दर्द हो रहा है तो ऐसे नहीं बोलेंगे पेन इन हेड, उसको डायरेक्ट बोला जाता है हेडेक. तो उसी तरीके से साइकेट्रिक में भी यानी पागलों के हॉस्पिटल में भी तरह तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसको तरह तरह के वर्ड से, जैसे अफेक्ट है, एपैथी है, न्यूरोसिस है. जैसे समझो इमोशनली कोई अटैच है, किसी का मेंटल प्रेशर ज्यादा है, किसी का स्ट्रेस ज्यादा है, उसको तरह तरह के वर्ड से उसके जरिए उसे दर्शाया जाता है, उसे एक्सप्लेन किया जाता है. तो फर्स्ट हम देखेंगे अफेक्ट. अफेक्ट क्या चीज होता है? अफेक्ट का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग ऑफ फीलिंग्स, इमोशन, मूड और अटैचमेंट. क्या है इसका मतलब? एक्सपीरियंसिंग ऑफ फीलिंग्स, इमोशन, मूड और अटैचमेंट. अब देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं तुमको. समझो एक लड़का है और एक लड़की है. एक लड़का है, एक लड़की है. तो समझो अभी दोनों पहले पहले प्यार में पड़ गया है. तो जैसे ही प्यार में गिरते गाना बजने लगता है मन के अंदर, क्योंकि तुम ही हो, है ना ऐसे. फिर फोन आएगा कि बेबी आपने खाना खाया? वो बोलेगा नहीं खाया. बेबी जब तक आप नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे. ऐसा एक इमोशनल बॉन्ड हो जाता है. फिर क्या होगा? इमोशनल एक मूड बन जाएगा, एक मूड बन जाता है. फिर उधर से फोन आएगा बेबी आज चले. एक मूड बन जाता है, एक अटैचमेंट, एक मूड बन जाता है किसी भी चीज के साथ. ये तो चीज हो सकता है या तो ये एक इंसान हो सकता है. तो किसी भी चीज के साथ अगर एक फीलिंग्स जुड़ जाए, एक इमोशन जुड़ जाए, तो उसको हम बोलेंगे अफेक्ट. समझ में आ गया? आशा करते हैं समझ में आया होगा. उसके बाद देखेंगे एपैथी. एपैथी क्या चीज है? अब देखो भैया को और दीदी को तो प्यार हो गया, पर एक यहां पे एक चीज हो गया कि जो दीदी है, जो लड़की है, वो कुछ दिनों बाद इस लड़के को, अभी लड़के के ऊपर से एक इंटरेस्ट खत्म हो गया. ये प्यार में अक्सर देखा जाता है. ये जो क्योंकि तुम ही हो गाना है, ये जो सब कुछ है ज्यादा देर तक नहीं चलता. कुछ दिनों तक चलने के बाद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना अच्छे से चलेगा. उसके बाद खामियां नजर आने लगता है. ये लड़का काला है, लड़के का हाइट कम है, लड़का ये है वो है, ये लड़का पागल है, इसमें कुछ टैलेंट ही नहीं है, ऐसे दिखने लगता है. तो इस लड़की का क्या होता है? इस लड़के के ऊपर से इंटरेस्ट कम हो जाता है. एक इंटरेस्ट कम हो जाता है. जो बेबी शोना, हेलो हाय बेबी 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 था, वो भी कम हो जाता है. तो उसको बोलते हैं एपैथी. लैक ऑफ इमोशंस, इंटरेस्ट और कंसर्न एसोसिएटेड विद डिटैचमेंट. अब ये सब चीज कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डिटैचमेंट हो जाएगा. जो उन दोनों के बीच में का जो रिश्ता था वो खत्म हो जाएगा. तो एक इंसान के साथ एक जो रिश्ता होता है, एक इमोशन होता है, उसी का मतलब डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, उसी को हम बोलते हैं एपैथी. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एपैथी. अफेक्ट का मीनिंग क्या था? इमोशनल बॉन्डिंग बन जाना, एक फीलिंग्स जुड़ जाना, उसको हम बोलेंगे अफेक्ट. उसी का जस्ट अपोजिट है, अगर किसी से लगाव टूट जाता है, किसी के ऊपर से इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एपैथी. अब इसके बाद देखेंगे न्यूरोसिस. न्यूरोसिस क्या चीज है? अब देखो दोनों तो रिलेशनशिप में थे, बढ़िया, भैया भाभी दोनों रिलेशनशिप में थे. अब तो भाभी जी का मन बदल गया, भाभी जी ने कर लिया ब्रेकअप. तब भैया अगर मेंटली बहुत स्टेबल है, मेंटली अगर बहुत स्टेबल है, तो उनमें एक माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर देखा जाएगा. एक माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर देखा जाएगा. थोड़ा सा मेमोरी में थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, पर थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसको बोला जाता है माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर. अब देखो अगर भैया मेंटली स्टेबल है, ब्रेकअप होने के बाद भी भैया का क्या होगा? थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा. जैसे समझो अभी ब्रेकअप हो गया तो कोई पूछ रहा है चलो खाना खा लो, नहीं खाना खाने का मूड नहीं है, चलो बाहर घूम के आते, नहीं जाना है, क्योंकि उनकी अनारकली पहले ही निकल चुकी है. तो अब क्या करेंगे? तो उतना चेंजेस आता है. माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर, माइल्ड मतलब छोटा सा मेंटल में प्रॉब्लम आता है क्योंकि ब्रेकअप हो गया है. तो उसके लिए उनका फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर होता है. फिजिकली देखो कहीं पे भी ऐसे सो जाएंगे, ऐसे खड़े खड़े ऐसे टेंशन में, ऐसे दिखेंगे कि बहुत टेंशन में है. फिर उनको कुछ बोलोगे, अगर बोलोगे कैसे हो, तो बोलेगा तुमको क्या है, हम कैसे, यार अच्छा है, ठीक है, चल रहा है यार, चल रहा है, कुछ भी हो जाए चल रहा है. तो ये हो गया न्यूरोसिस. न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर. उसके बाद है साइकोसिस. उसके बाद क्या है? साइकोसिस. साइकोसिस का मतलब क्या होता है? सीवियर मेंटल इलनेस मार्क्ड बाय लैक ऑफ टच विथ रियलिटी, पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. साइकोसिस क्या होता है? अब देखो ब्रेकअप के बाद अगर लड़का मेंटली थोड़ा कमजोर है, ब्रेकअप के बाद अगर लड़का मेंटली थोड़ा कमजोर है, तो उसको क्या हो जाएगा? सीवियर मेंटल इलनेस हो जाएगा. लड़का एकदम पगला जाएगा. जैसे आपने देखा होगा तेरे नाम मूवी में
भूमिका के साथ ब्रेकअप होने के बाद सलमान खान का क्या हाल होगा, एकदम जंजीर फंजीर बांध के एकदम पागल हो जाता है, एकदम उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। वो एकदम बहुत बड़ा झटका लगने के बाद ये साइकोसिस हो जाता है। एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसका क्योर हो पाना मुश्किल तो नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है उस तरीके से उसको बाहर निकालने में। एक साइकोसिस क्या है? सीवियर मेंटल इलनेस है जो लैक ऑफ टच विथ रियलिटी, लैक ऑफ टच विथ रियलिटी बता रहा है। लैक ऑफ टच विथ रियलिटी मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है, समझो सोसाइटी में कहीं पे भी शादी चल रहा है तो उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने ही धुन में उसी लड़की को, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। सोसाइटी में कोई पूजा हो रहा है, समझो दुर्गा पूजा हो रहा है, इधर सब नाच रहे हैं, धूम धड़ाका नाच रहा है, वो अपने ही धुन में एकदम पागलों की तरह इधर उधर ऐसे घूमते हुए एकदम पूरा पागल हो जाता है। सीवियर मेंटल इलनेस है। उसमें क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? उसका थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, कोपिंग कैपेसिटी। कोई अगर कुछ समझा रहा है, समझो कोई कुछ बोल रहा है या क्लास में है वो पढ़ाई कर रहा है, तो अगर टीचर उसको कुछ समझा रहा है तो उसका ध्यान उधर ही रहेगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका कोपिंग सिस्टम कम हो जाएगा, थिंकिंग कम हो जाएगा, उसका परसेप्शन कम हो जाएगा, सब कुछ इसमें कम हो जाएगा। सो देन नेक्स्ट विल सी एमनेशिया। व्हाट इज एमनेशिया? एमनेशिया इज ए कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेशिया इज ए कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। अभी समझो, देखो कुछ अगर हमने हमारा जीवन का कुछ ऐसा अहम हिस्सा खो दिया है, जैसे समझो किसी का मदर का डेथ हो गया है, फादर का डेथ हो गया है, या कोई भी बड़ा सा बिजनेस में चला रहा था, उसमें बहुत बड़ा सा लॉस हो गया है, तो लॉस होने के बाद क्या होता है? मेंटली एक प्रेशर बन जाता है, बहुत ज्यादा एक झटका लग जाता है ब्रेन में। उसमें क्या होता है? कभी कभी या तो पार्शियल लॉस होता है, मतलब थोड़ा बहुत मेमोरी कमजोर पड़ जाता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है आदमी पूरा पगला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा सा लॉस हुआ है, जिंदगी भर का जितना भी कमाई था उसमें डाल दिया और फिर पे ले गए, तो उसके चक्कर में क्या होता है? पूरा आदमी पगला जाता है। कभी कभी अभी देखिए जो युवा है एकदम ट्रेडिंग शेयर मार्केट में पूरा सिस्टम में पैसा डाल देते हैं, डालते 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 7 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम समझ लेते हैं, उसके चक्कर में क्या होते हैं? पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाता है, या तो थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस होगा, या तो कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एंजाइटी। एंजाइटी, एंजाइटी क्या चीज होता है? एंजाइटी होता है एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर अकम्पेनाइड बाय इंटेंस वरी एंड सोमैटिक सिम्टम्स। एंजाइटी क्या होता है? पेशेंट में क्या होता है? हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है, ये सोचता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट ऐसा सोच के ही डर जाता है कि नहीं आज मेरा, कल मेरा रिजल्ट है, पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा यार, फेल हो जाऊंगा, ऐसा समझ के अपने आप में बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है। किसका स्ट्रेस लेता है? जो अभी तक हुआ नहीं है, तो उसी को सोच के, उसको खतरनाक सोच के अपने आप को कोसने लगता है। उसको फिर क्या होगा? वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, ऐसे सोचने लगता है कि मैं अगर फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे सोच के एकदम नाराज पड़ा रहेगा। कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन देखा जाता है, रिजल्ट में फेल होगा, उसके चक्कर में सोमैटिक सिम्टम्स देखे जाते हैं। सोमैटिक सिम्टम्स मतलब फिजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं, पेशेंट को फिट्स आ जाते हैं, पेशेंट को फिट्स आ जाता है, पेशेंट चक्कर आके गिर जाएगा। कभी कभी तो पेशेंट इतना टेंशन में चला जाता है, हाथ का एकदम नस काट लेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये वो समझ के। तो एंजाइटी का मतलब होता है एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर अकम्पेनाइड बाय इंटेंस वरी एंड सोमैटिक सिम्टम्स। एंटिसिपेशन मतलब एक्सपेक्ट करना कि मेरे साथ कुछ डेंजर हो जाएगा, उसके चक्कर में वो अपने आप को एकदम नाराज कर लेता है, अपने आप को एकदम डिमोटिवेट कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं एंजाइटी। अभी नेक्स्ट है पैनिक। पैनिक आपको सभी को पता होगा, कभी ना कभी आप पैनिक हुए होंगे। पैनिक होने का मतलब क्या है? पैनिक होना मतलब थोड़ा डर जाना, थोड़ा हम डर जाते हैं, तो उसी को एक साइकेट्रिक लैंग्वेज में बोलता है पैनिक को एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग एपिसोड एंड इंटेंस अटैक ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी क्या था? नाराज हो जाना, वरी हो जाना, क्या सोच के कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ डेंजर होगा, वो सोच के नाराज हो जाना। तो उसी चीज को पैनिक में कहा गया है एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग एपिसोड एंड इंटेंस अटैक ऑफ एंजाइटी। बहुत ज्यादा नाराज होना, इंटेंस अटैक आ जाना, बार बार नाराज हो जाना। समझो अभी मैंने कुछ अच्छा सा चीज खो दिया है, समझो मैंने नीट का एग्जाम दिया है, ठीक है, नीट का एग्जाम दिया है, तो मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मेरा कास्ट जनरल है, तो मुझे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कितना चाहिए? नियर बाय 530 के आसपास चाहिए। तो मुझे नीट में समझो मिल गया है 250 मार्क्स, ओनली 250 मार्क्स मुझे नीट में मिला है, 250 मिला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे अपने आप को कोसने लगूंगा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, बाकी को अच्छा नंबर्स मिला, ऐसे क्यों हुआ? फिर पेशेंट क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है, चिल्लाने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, बहुत ज्यादा ऐसे दीवार पे ऐसे थप्पड़ मारने लगेगा, बहुत इंटेंस एक्टिविटी करने लगेगा। तो इंटेंस एक्टिविटी के साथ पेशेंट बहुत नाराज होने लगता है, उसी को बोलते हैं पैनिक हो जाना। पेशेंट घबरा जाता है। जैसे लड़कियां का देखो,
कल रिजल्ट है तो लड़की एकदम डिप्रेशन में चली जाएगी, यार क्या होगा कल मेरा रिजल्ट है यार, देखो ना क्या होगा, ऐसे हो जाते हैं ना लड़के, एकदम पसीना वसीना छूटने लगता है, तो वही पैनिक, डर जाना, सीधी भाषा में बहुत ज्यादा डर जाना, उसी को बोलते हैं पैनिक हो जाना। उसके बाद डेल्यूजन, लास्ट है, इसके बाद पैनिक के बाद है डेल्यूजन, ए फॉल्स बिलीफ बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू और व्यू ऑफ रियलिटी, ए फॉल्स बिलीफ बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ रियलिटी। मतलब एक चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है, एक चीज को हम देख रहे हैं, कोई भी इंसान को हम देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वो इंसान हम ही के बारे में सोच रहे हैं, भले कि वो इंसान हमको उनको कुछ लेना देना नहीं है, हम रहे ना रहे मर जाए उसको कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं वो हमारे बारे में ही सोच रहा है। ये ज्यादातर लड़कों के साथ होता है। जैसे समझो सामने एक लड़की खड़ी है, उसने हंस दिया तो लड़का समझेगा वो मेरे बारे में सोच रही है। अब हंसना उनकी अदा है और हम उनको प्यार समझ बैठे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है, लड़की की भी क्या गलती है, ठीक है। हंसना उसकी आदत है, हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं। वो लड़की हंस के निकल गई, ये पागल लड़का उसी के ख्यालों में डूबा है, दरअसल वो लड़की इसके प्यार में नहीं है, फिर भी ये लड़का समझेगा कि नहीं वो मेरे प्यार में है। ऐसे चीजों को गलत तरीके से समझ जाना कि वो हमारे बारे में सोच नहीं रहा है, फिर भी हमको हर वक्त लगता है कि वो हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे, हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे, तो उसी को बोलते हैं डेल्यूजन, ए फॉल्स बिलीफ बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ रियलिटी, ए फॉल्स बिलीफ बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ रियलिटी। इसमें और एक चीज होता है, देखा जाए कि कोई गलत चीज, मतलब समझो एक रस्सी है, एक रस्सी है, तो उसी को लड़की के सामने ऐसे रस्सी फेंक दो, लड़के ऐसे देख के डर जाएगी कि नहीं मेरे सामने सांप आ गया है, रस्सी फेंका हुआ है, उसको देख के बोलेगा सांप आ गया है। मतलब कुछ भी नया नया चीज देख के अलग अलग चीज जैसा परसेप्शन करना, समझ जाना, जो रियल नहीं है उसको भी रियल समझ जाना, उसी को बोलते हैं डेल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे इल्यूशन। What is the meaning of illusion? Illusion is a misinterruption when an external stimuli is wrongly pursued. Okay? Illusion क्या है? Misinterruption when an external stimuli is wrongly pursued. Misinterruption का मतलब होता है, मिसइंटरप्शन का मतलब होता है गलतफहमी में रहना, गलतफहमी में रहना। तो किसी भी चीज के अगर आप गलतफहमी में हो, समझो अगर एक लड़का है, एक पेशेंट है, वो समझो किसी के, एक लड़की के चक्कर में, लड़की के प्यार के चक्कर में पागल हो गए, ठीक है। तो ये ससुरी क्या किया, उसको छोड़ के, लड़के को छोड़ के शादी कर लिया। शादी करने के बाद लड़का पूरा पागल हो गया है, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वही लड़की उसके मन में हमेशा 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 चल रहा है, ठीक है। तो चलते चलते लड़का पागल हो गया है। तो इतने में क्या हुआ, उस लड़के की मम्मी आ गई, और जिस लड़की के चक्कर में पागल हुआ था उस लड़की का नाम समझो दीपिका है। तो अपने मम्मी को देख के वो बोलेगा दीपिका आ गई है, देखो 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 दीपिका आ गई है। सच में वो दीपिका नहीं है, उसकी मम्मी है, पर उसके मन में उसका ख्याल रहते इतना पागल हो गया कि अपने मम्मी को भी दीपिका समझ रही है, हालांकि वो दीपिका नहीं। मतलब एक गलतफहमी में रहना कि कोई भी आया एक चीज को और एक चीज समझ लेना। लास्ट टाइम बताया था, जैसे रस्सी को देख के सांप समझेगा, कुत्ते को देख के शेर समझ लेना, ऐसे गलतफहमी में रहना, उसी को बोलते हैं इल्यूजन। एक चीज को देख के और एक चीज समझ जाना, उसको बोलते हैं इल्यूजन। उसके बाद देखेंगे हम इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब क्या होता है? इकोलेलिया इज ए मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स समटाइम्स जस्ट स्पोकन बाय अदर्स। ओके, इकोलेलिया क्या है? मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ऐसा वर्ड्स का बार बार दोहराना जिस वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे आप रोड पे पागल देखते होंगे, कोई भी पागल ऐसा रहता है ऐसे करके घूमते हैं, उस वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी वो बार बार ऐसे रिपीट करता रहेगा। किसी एक लड़की के चक्कर में जैसे समझो पागल हो गया, तो उसी लड़की के चक्कर में उसी का नाम, जैसे दीपिका 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 ए दीपिका, ऐसे सोया है मन ही मन दीपिका 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 बोले, किसी भी चीज का रिपीट करना। और कभी कभी क्या होता है कि अगर सामने वाला आदमी कुछ बोला है, उसको पेशेंट को कुछ बोला है, समझो पेशेंट को पूछा है कि आपने खाना खाया, तो वही खाना खाने की बात वो बार बार बोलेगा, आपने खाना खाया। नर्स को पूछेगा आपने खाना खाया, डॉक्टर को पूछेगा आपने खाना खाया। एक ही चीज बार बार दोहराता रहता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे चीजों को बोलते हैं इकोलेलिया। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद है इकोप्रैक्सिया। उसके बाद क्या है? इकोप्रैक्सिया। इकोप्रैक्सिया का मीनिंग क्या है? एन इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन और समवन्स एक्शन। इकोलेलिया में क्या था? एक वर्ड रिपीट करता था, कोई भी एक शब्द रिपीट करता था। इकोप्रेक्सिया में क्या है? कोई भी एक एक्शन रिपीट करेगा। समझो शाहरुख खान का पहना तो ऐसे, कोई भी एक चीज ऐसे रिपीट करेगा, कोई भी एक एक्शन रिपीट करेगा। समझो उसको कोई एक्शन पसंद है, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे इस तरीके से खड़ा रहेगा। कोई भी चीज ससुरा पगला गया है तो वो कुछ भी कर सकता है, समझो पागल हो गया, अगर अच्छा है तो ऐसा थोड़ी करेगा। किसी भी चीज का कोई भी एक्शन का रिपीटेशन करेगा। समझो सामने से कोई जा रहा है, उसको चुम्मा दे दिए, ऐसा कोई भी एक चीज बार बार करते रहना है। इनवॉलंटरी हो, जानबूझ के नहीं करेगा, वो चीज
वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, इनवॉलेंटरी हो रहा है, क्योंकि उसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वो मेंटली पेशेंट है इसलिए। और कभी कभी क्या होता है, समवंस का एक्शन, किसी भी एक चीज का एक्शन, समझो ऐसे जा रहा है, ऐसे बॉलिंग डाल दिया, ऐसे बैट लेके ऐसे बैटिंग कर लिया, कुछ भी कोई भी एक्शन एक दोहराता रहता है। उसके बाद है ओबेजन। ओबेजन, सॉरी ओबेजन नहीं है, ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन का मीनिंग क्या है? द स्टेट इन विच यू कैन ओनली थिंक सो दैट यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। अभी देखो, किसी भी एक व्यक्ति के चीज में, एक व्यक्ति में या किसी भी चीज में मगन हो जाना, एकदम उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के बारे में सोचते रहना, इतना सोचोगे उसके बारे में, इतना सोचोगे कि आपको बाकी का चीज सोचने में आप एनेबल हो जाओगे। ऑब्सेशन इज ए थिंग इन विच द पेशेंट विल स्टार्ट टू ओवरथिंक, स्टार्ट टू थिंक टू मच ऑफ ए पर्सन सो दैट यू विल बी अनेबल टू थिंक अदर थिंग। किसी भी और चीज को आप सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसी के ख्यालों में हमेशा डूबे रहते हो। ठीक है, वो एक चीज भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये था ऑब्सेशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंपल्शन। व्हाट इज कंपल्शन? कंपल्शन इज ए कंपेलिंग रिपीटेड इरेशनल एक्शन एसोसिएटेड विद ऑब्सेशन। ओके, सो ऑब्सेशन पहले देखें तो ऑब्सेशन का मीनिंग क्या है? किसी भी चीज को बार बार सोचना, किसी भी चीज के ख्यालों में डूब जाना, या किसी भी चीज को बार बार सोचना। तो इधर दिया है कंपेलिंग रिपीटेड इरेशनल एक्शन। इरेशनल मतलब जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है वैसे एक्शन को करना, एसोसिएटेड विद ऑब्सेशन, एसोसिएटेड विद ऑब्सेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्सेशन या किसी भी, ऑब्सेशन मतलब किसी भी चीज को बार बार सोचना। तो किसी भी चीज को बार बार सोच के उसी सोच के कारण कोई भी एक एक्शन कर देना जो जरूरी नहीं है। ठीक है, हम सोच रहे हैं जैसे मेरे हाथ के बारे में मैं सोच रहा हूं, हाथ के बारे में ये सोच रहा हूं कि मेरा हाथ गंदा है, पर मेरा हाथ गंदा नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूं कि मेरा हाथ गंदा है, मेरा हाथों का क्या होगा, वो सोच के बार बार मैं हाथ धोने जा रहा हूं, बेसिन में हाथ धोने जा रहा हूं, फिर से सोच रहा हूं मेरा हाथ गंदा है, फिर जा रहा हूं 5 मिनट में 3 बार जा रहा हूं हाथ धोने, हालांकि वो जरूरी नहीं है हाथ धोना, क्योंकि मेरा हाथ ठीक है। फिर ऐसा एक मेंटल सिचुएशन आ जाता है, जो एक चीज को बार बार सोच रहा हूं, मैं अपने हाथ को सोच रहा हूं और एक एक्शन कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा, समझो मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, सबका होता है, समझो मेरा भी हो चुका है। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में सोच के बार बार उसी को फोन कर रहा हूं, भले ही वो उठा नहीं रही है, फिर भी मैं उसी को बार बार फोन कर रहा हूं। ठीक है, बार बार फोन कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है गर्लफ्रेंड का फोन मैं नहीं उठा रहा हूं, गर्लफ्रेंड बार बार फोन कर रही है। ठीक है, तो मेरा बारे में सोच के वो गर्लफ्रेंड वो एक्शन बार बार कर रही है, हालांकि मैं फोन रिसीव नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके का काम करना, एक ही चीज को सोच के कि कोई भी एक्शन बार बार दोहराना, उसी को बोलते हैं कंपल्शन। ठीक है, उसके बाद है डिलीरियम। उसके बाद हम देखेंगे डिलीरियम। डिलीरियम क्या है? एक्यूट मेमोरी लॉस। एक्यूट मेमोरी लॉस, क्या क्या लॉस होगा? डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, परसेप्शन एंड ओरिएंटेशन। थिंकिंग, परसेप्शन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, एक्यूट मेमोरी लॉस मतलब थोड़े समय के लिए पेशेंट का क्या होगा? मेमोरी लॉस हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे आपने खाना खाया, तो पेशेंट ऐसे बोलेगा हाँ। आप बोलोगे खाना खाया, हाँ खाना खाया, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप क्या पूछ रहे हो, उसका एक्यूट थोड़ी देर के लिए उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। तो उसमें क्या क्या उसका डिस्टर्ब होगा? डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, वो सोच नहीं पाएगा। आप अगर पूछोगे कि आपने क्या खाया, तो सोच नहीं पाएगा कि उसने क्या खाया था, अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही खाया, पर वो सोच नहीं पाएगा कि उसने क्या खाया। उसके बाद परसेप्शन। परसेप्शन मतलब किसी भी चीज को नोटिस नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज को नोटिस नहीं कर पाएगा क्या हो रहा है। अभी अगर मैं पेशेंट को बोल रहा हूं कि आपको ये मेडिसिन लेना है, ये मेडिसिन सुबह लेना है, ये दोपहर को लेना है, ये एक शाम को लेना है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, वो नोटिस ही नहीं कर पाएगा आप क्या बोल रहे हो। उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब किसी भी चीज को समय देना, अटेंशन करना, उसके ऊपर, उसके बारे में सोचना। तो वो इसका थिंकिंग, परसेप्शन ही गलत हो चुका है, तो किसी भी चीज के ऊपर अटेंशन नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये होता है आपका डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, जिसमें वो सोच नहीं पाएगा, थिंकिंग नहीं कर पाएगा, ओरिएंट नहीं कर पाएगा, किसी भी एक चीज के ऊपर वो अपना कॉन्सेंट्रेशन दर्ज नहीं कर पाएगा, परसेप्शन नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज को ले नहीं पाएगा। अगर कोई कुछ बता रहा है तो वो ठीक से वो नोटिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया है अपना डिलीरियम। उसके बाद है डिमेंशिया। डिमेंशिया, डिलीरियम में क्या है? एक्यूट मेमोरी लॉस है। डिमेंशिया में क्रोनिक मेमोरी लॉस है। क्रोनिक मेमोरी लॉस, ये मेमोरी लॉस ऐसा रहेगा कि लंबा समय तक चलेगा, एक लंबा इंटरवल तक चलेगा। इसमें क्या क्या लॉस हो रहा है? इसमें भी थिंकिंग है, रीजनिंग है, मेमोरी है, और ये बड़ा लंबा समय तक ये पेशेंट का मेमोरी लॉस होकर रहेगा। ये भी सोच नहीं पाएगा, रीजनिंग नहीं कर पाएगा, अगर कुछ हुआ है तो उसका कारण क्या है, वो कारण ही ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद उसका मेमोरी कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, अगर उसका नाम भी पूछोगे तो नाम बताने की भी लायक नहीं रहेगा। ये एक क्रोनिक लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस डिसीज कहलाता है डिमेंशिया। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वन, पैरानोइया। लास्ट वन है पैरानोइया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रस्ट इन अदर्स एंड अदर मोटिव्स। ठीक है, ये बीमारी जो है अपना
पैरानोया ये ज्यादातर देखा जाता है, अगर अपने निजी लाइफस्टाइल में देखोगे तो ये ज्यादातर शादीशुदा औरतों में मर्दों में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक के दूसरे के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। अगर समझो शादीशुदा एक आदमी है, समझो शादीशुदा एक आदमी है, उसकी बीवी अपने मायके में किसी के साथ फोन पे बात कर रही है, ठीक है, अपने मायके में किसी के साथ बात कर रही है, हंस हंस के बात कर रही है, तो अगर पेशेंट के अंदर ये पैरानोया का सिम्टम्स रहेगा, पेशेंट के अंदर अगर पैरानोया का सिम्टम्स रहेगा, उसका बीवी समझो फोन पे बात कर रहा है अपने मायके में किसी के भी साथ, रिलेटिव्स के साथ, समझो 10 मिनट से ज्यादा हो गया, तब ये सोचने लगा, ये ससुर ये किसके साथ बात कर रहा है यार, 10 मिनट हो गया, मेरे साथ तो कभी फोन पे इतनी देर तक बात नहीं की, कुछ गड़बड़ है, ऐसा बोल के उसको बुलाएगा, उसको थप्पड़ मार देगा, बिन फालतू बेचारी को थप्पड़ मार देगा, भले ही वो मायके में बात कर रही है, फिर वो आके पूछेगा फोन दिखाओ, कॉल हिस्ट्री दिखाओ, किसके साथ बात कर रहे थे, ये वो, मतलब पूरा शक हो जाएगा उसका, हर एक चीज में शक करने लगेगा, उसको ट्रस्ट नहीं रहेगा किसी चीज के ऊपर भी, किसी के मोटिव्स में भी उसको ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। समझो अभी मैं कुछ एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है, अब आगे वाला मेरा नॉलेज देख के बोलेगा आप पास हो जाओगे, तो अगर पेशेंट को बोल रहा है तुम ये कर रहे हो, ये हो जाएगा, ये इजीली हो जाएगा, पर वो पेशेंट उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। अगर आप बोलोगे ये मार्कर है, तो पेशेंट बोलेगा नहीं ये पेन है, आप बोलोगे नहीं अरे मार्कर है, बोलेगा नहीं पेन है, मतलब वो जो बोलेगा वो, और किसी भी चीज के ऊपर उसका यकीन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पैरानोया। ओके, सो नेक्स्ट विल सी deja vu. What is deja vu? Okay, so deja vu is a abnormal feelings that a particular event has already happened before exactly in a same way, in a same way, in a same way, ठीक है। तो डेजा वू क्या है? डेजा वू एक ऐसा सिचुएशन है, कभी कभी देखो आपके लाइफ में भी ये ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी लगता है कि ये जो चीजें हो रहा है अभी, जो प्रेजेंट चीजें हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगेगा कि ऐसा ये सब चीजें ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ये जनरल लाइफ में भी होता है, ठीक है। कई कई सिचुएशन ऐसे देख के समझो, यहाँ से गाड़ी जा रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, तो देख के ऐसा लग रहा है इस साला ये तो ऑलरेडी ये सब हो चुका है, फिर से हो रहा है, तो वो फीलिंग्स को बोलते हैं डेजा वू, वो फीलिंग्स को बोलते हैं डेजा वू। उसके बाद है नियोगोलिज्म। नियोगोलिज्म क्या है? क्रिएशन ऑफ ए न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस बाय पेशेंट विच हैज स्पेशल मीनिंग फॉर हिम, ठीक है। एक ऐसा नया शब्द तैयार करेगा जो सोसाइटी में नहीं है, जो मतलब वो है ही नहीं, ऐसा शब्द, ऐसा नया एक शब्द बनाएगा अपने से पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट अपने से एक शब्द बनाएगा जो शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं, ऐसा एक नया शब्द बनाएगा या नया सेंटेंस बनाएगा जिसको वो बोलने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए समझो, गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये पॉजिटिव है, ये कंपेरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है गुड का, ठीक है। ऐसा सेम एज इट इज वेल का भी सेम है, वेल, बेटर, बेस्ट। सो तो पेशेंट क्या करेगा, गुड का पॉजिटिव है, कंपेरेटिव डिग्री क्या है, बेटर है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। तो पेशेंट क्या करेगा, अपने हिसाब से वर्ड बनाना स्टार्ट करता है। पेशेंट बोलेगा गुड, फिर इधर बोलेगा गुडर, और इधर बोलेगा गुडेस्ट, जो कि ये शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। गुड है उसका पॉजिटिव, गुड है तो कंपेरेटिव डिग्री उसका है बेटर, उसका सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। सो पेशेंट क्या करेगा, अपने से नया सा गुडर, गुडेस्ट, ऐसा नया नया शब्द यूज करना स्टार्ट कर देगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस सिचुएशन को, उस फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, नियोगोलिज्म। उस सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, नियोगोलिज्म, ठीक है। उसके बाद ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या है, ग्रैंडियोसिटी फीलिंग ऑफ एग्जैगरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस, पावर एंड पर्सनल सुपीरियरिटी। ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे में एक स्पेशल पावर है, मैं ग्रेट हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा। ऐसे एक पेशेंट मुझे स्पंदना हॉस्पिटल में मिला था, मैं जब गया था तो उससे मैं बैठ के बात कर रहा हूं, तो वो मुझे बोल रहा है कि, मैं उससे पूछा कि आपका यहाँ पे चार्ज कितना है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा नियर बाय 40,000 महीने को मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में पे करना पड़ता है। तो अचानक से वो बोलने लगा कि मेरा पापा से बात हो चुका है, मेरा पापा से बोल के ये पूरा हॉस्पिटल में खरीद लूंगा, तब मेरा पैसा बच जाएगा। मतलब कितना उसको लगता है कि वो पूरा साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो खरीद लेगा, उसके अंदर वो पावर है। ऐसा एक अंदर ही पावर आना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे दीवार है, वो पेशेंट सोचेगा इसको लात मार के मैं गिरा दूंगा, कोई रोक नहीं सकता, मैं ये भी कर सकता हूं। तो एक ग्रैंडियोसिटी का मीनिंग है वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझना, बहुत ग्रेट समझना। जैसे पेशेंट क्या करेगा, ऐसे दौड़ते हुए आएगा, दौड़ते हुए आके बोलेगा मैं भी उड़ जाऊंगा, ऐसे पागलपन करने लगता है, तो उसको बोलते हैं ग्रैंडियोसिटी। उसके बाद है एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस का मतलब है को एग्जिस्टिंग ऑफ टू अपोजिंग इमोशनल टोन्स टुवर्ड्स द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट। अब देखो कई साइकेट्रिक पेशेंट ऐसे, देखो समझो आप डॉक्टर हो, साइकेट्रिक डॉक्टर हो, तो आप पेशेंट को समझो कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। पूछते पेशेंट हंसेगा, अचानक से हंसेगा, हंसते बातें करते फिर अचानक से रोने लगेगा। मतलब एक दो तरीके का इमोशंस दिख रहा है, एक तो हंसी का, खुशी का इमोशन दिख रहा है, और एक दिख रहा है सैड दिख रहा है, दुख का इमोशन दिख रहा है, ठीक है। और एक समझने के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। समझो एक लड़की है
और ये दूसरी लड़की है, इस लड़की का सहेली है। तो इस लड़की ने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे एक बढ़िया सा ड्रेस देखा, फ्लिपकार्ट पे एक बढ़िया सा ड्रेस देखा, देखते ही उसको बहुत पसंद आया। तो आके बोला देख 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 कितना अच्छा ड्रेस है ना, बहुत अच्छा है ना। ऐसे देखते 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 बोला अरे हाँ यार, दूसरी लड़की भी बोल रहा है यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये उनका हैप्पी मोमेंट है, बहुत अच्छा यार, नाइस यार। उसके बाद जब नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्राइस देखा तो प्राइस दिखा रहा है 12,000। एक ड्रेस का प्राइस कितना दिखा रहा है, 12,000। तब उसका ऐसा हंसी वाला मुंह, ऐसा ये अच्छा नहीं है यार, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं। मतलब पहले हैप्पी था, इमोशंस बढ़िया थे, उसके बाद जैसे प्राइस देखा उसका इमोशन चेंज हो गया। सेम चीज के ऊपर, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले उसका रिव्यू कैसा था, अच्छा था, बाद में जैसे ही उसका प्राइस रेंज देखा सेम चीज का रिव्यू बैड हो गया। तो ऐसे ही एक चीज के ऊपर या एक इंसान के ऊपर, कोई भी इंसान हमको पहले अच्छा लगता है, कोई भी इंसान प्यार में ज्यादातर होता है, प्यार में कोई भी इंसान पहले 2 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद अगर समझो कोई लड़की एक लड़के को अच्छा लग रहा है, एक लड़के को कोई लड़की अच्छा रहा है, फैक्ट है बता रहे हैं, दिमाग में रखना काम आएगा। लड़की वो ज्यादातर, ध्यान से सुनो, समझो लड़का आपका तारीफ कर रहा है, वो तारीफ ज्यादा दिन तक नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 5 महीना, 4 महीना 5 महीना समझो तारीफ हो गया। उसके बाद उसी लड़की को ना, उसी लड़के को आपका मूछ दिखने लगेगा। लड़की में मूछ एक्चुअली होता नहीं है, फिर भी लड़का बोलेगा इसका आंख ऐसा है, बाल ऐसा है, मूछ मूछ दिखने लगता है। तब सोचो कितना खराब लगने लगते हो। तो ये सब चीज होता है एम्बीवैलेंस में, एक चीज पहले अच्छा लगना उसके बाद बुरा लग जाना, ठीक है। तो ये होता अपना एम्बीवैलेंस।